हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है अपना चैनल सुजय पाठक जी में। और आज से सेट नंबर 6 चलेगा, 6 नंबर चलेगा सेट। और 5 सेट पीछे डाले जा चुके हैं। जाइए और देखिए और अपना अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि कैसा लगा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, और चलते हैं हम लोग अपने अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न हम लोग को देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। किसका किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एमीटर। एमीटर से किसको मापा जाता है, तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अच्छा, रियो स्टेट से क्या मापा जाता है, तो रियो स्टेट से क्या मापा जाता है, तो रियोस्टेट से क्या मापा जाता है, तो प्रतिरोध का घटना और बढ़ना को, जैसे विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसको नियंत्रित करना होता है रियोस्टेट का प्रयोग काम। ठीक है, जैसे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, तो दो दो बिंदुओं के बीच का व्यवधान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान लोकेशन का एक प्रकार का है। इको लोकेशन इसमें से कौन सा है जो इको लोकेशन के रूप में भी कार्य करता है, जाना जाता है उसको भी इको लोकेशन के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपन, आवृत्ति, रडार, सोनार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लोकेशन लगा हुआ था किसी वो चीज़ के लोकेशन जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र में कोई भी चीज़ सामान डूबा हुआ हो उसको पता लगाने के किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सोनार का पूरा नाम क्या था, सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूरा नाम होता है। ठीक है, सोनार में किस कैसा तरंग निकलता है, तो परासर तरंग निकलता है। ठीक है, सोनार में कैसा तरंग निकलता है, तो परासर तरंग निकलता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इसका देखिए क्या होता है कि अमीटर विद्युत धारा, अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ओम मीटर से किसको मापा जाता है, तो ओम मीटर से मापा जाता है प्रतिरोध को। किसको मापा जाता है, तो ओम मीटर से प्रतिरोध को मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हवा की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओडोमीटर, ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी वाहन की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी वाहन की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, एक हाइग्रो है, एक होता है हाइड्रो, हाइड्रो। ठीक है, एक हाइड्रोमीटर भी होता है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो द्रव्य के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ए मीटर का प्रयोग आप लोग को पता ही है कि विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे के चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाला मशीन है, तो कौन सा हो जाएगा, टेलीस्कोप, पॉलीस्कोप, फोटोमीटर या टैकोमीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो होता है पॉलीग्राफ का प्रयोग। किसका किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है, पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाला मशीन कौन है, तो पॉलीग्राफ है। ठीक है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप पर प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे चांद को देखना हो और तारों को देखना है तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फोटोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फोटोमीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किसको, तो फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला करा कि टैकोमीटर। तो टैकोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी मोटर के घूर्णन गति को मापने के लिए, जैसे आरपीएम कहा जाता है। किसी मोटर का घूर्णन गति को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसको आरपीएम कहा जाता है। रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को
फेरिक रसायन के रूप में भी जाना जाता है। लाइट डिटेक्टर भी जो होता है, लाइट डिटेक्टर किसको कहा जाता है? तो उसी को कहा जाता है जो झूठ को पकड़ने वाला मशीन होता है, जैसे पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ को क्या जाता है? लाइट डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है, ठीक है। लाइट डिटेक्टर मशीन किसको कहा जाता है? तो पॉलीग्राफ को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भूकंप भूकंप को मापने के लिए कहा जाता है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता जो मापाता है वो सिस्मोग्राफ से मापाता है। पोलरीमीटर, पोलरीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पोलरीमीटर का प्रयोग किया जाता है समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन कोण को मापने के लिए पोलरीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सीस्मोग्राफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तब भूकंप के दौरान पृथ्वी पर वो तरंग जो उत्पन्न होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और फिर उसका बैरोग्राफ, बैरोग्राफ का तब वायु दाब जो वाली जो मानसून के बारे में पता लगाने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे प्रश्न क्या करा है? 7 नंबर प्रश्न। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मैंने उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर, फ्लक्समीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका पायरोमीटर आंसर हो जा हो जाएगा। उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन अगला देख लेते हैं। बोलोमीटर, बोलोमीटर का प्रयोग विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए फ्लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आगे जान लीजिए कि अदिश और सदिश होता क्या है, ठीक है। तो अदिश किसका कहते हैं? जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जिसका परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे में कोई है लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल और आवेश, ये सब क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। फिर चलेंगे सदिश राशि। सदिश राशि क्या होगा? तो सदिश राशि में जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे में वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये सब सदिश राशि हो गए। तो हमको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो हमने बताया कि द्रव्यमान जो है वो एक क्या है? अदिश राशि है। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे क्या चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है? वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर कहते हैं सदिश को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेक्टर जो है वो सदिश को कहा जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक नहीं है? तो कौन सा है सदिश नहीं है, सो पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह जो होता है वो सदिश नहीं होता है, ठीक है। विद्युत प्रवाह क्या होता है? अदिश राशि होता है, ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है 10 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा एक समान होती है? मतलब इसमें से कौन सा जोड़ा है जिसकी दिशा समान होती है? तो बल और वेग, बल त्वरण, बल विस्थापन, बल संवेग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जोड़ा एक समान होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बल और त्वरण का वेग एक समान होता है। बल और त्वरण का वेग क्या होता है? एक समान होता है, ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? 11 नंबर प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? ठीक है। तो किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एंटोनी लेवोजियर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डेमोक्रिटस और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जॉन डाल्टन। तो किसके द्वारा किया गया था? ये आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन ने ही पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया था, ठीक है। और डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है, ठीक है। डाल्टन का जो यह सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है, ठीक है। फिर और सुन लीजिए कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर और निश्चित अनुपात के नियम के युक्ति संगत व्याख्या किया था, ठीक है। दो दो पर किया था क्या? कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। बी कह रहा है कि वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसारण में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि परमाणु आकार में बहुत छोटा होता है। और डी में कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में समान होते हैं। इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा?
चलिए हम लोग देखते हैं तो आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। नहीं, दो तत्वों के परमाणु हमेशा समान नहीं होता है, ठीक है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा गलत है, ठीक है, और सब सही है। इसमें क्या कह रहा है कि 10 के पावर माइनस 10 मीटर क्रम के परिसर में होता है, तो परमाणु जो होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर के क्रम के परिसर में होते ही होता है, जिसमें इसको क्या कहते हैं, एक एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, ठीक है। 10 के पावर माइनस 10 को क्या कहते हैं, एक एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, ठीक है। परमाणु के आकार में बहुत छोटा होता है, हाँ, परमाणु आकार में बहुत छोटा होता है, ये भी बात सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। चलिए एक और चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था। शब्द जो परमाणु शब्द है उसको किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो ये शब्द किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये खोजा गया था डेमोक्रिटस के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था, तो डेमोक्रिटस के द्वारा खोजा गया था। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस के द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ होता है कि जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है। अच्छा, परमाणु के बारे में कुछ और जान लीजिए कि परमाणु जो रासायनिक विज्ञान में तत्व का वह सबसे छोटा से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अच्छा, और इसको मैं कहा गया कि परमाणु का निर्माण किसके किसके बेसिस से हुआ है, तो परमाणु का निर्माण हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलकर हुआ है, ठीक है। परमाणु का निर्माण किससे हुआ था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को मिलने से हुआ है, ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि परमाणु परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बना होता है, ठीक है। जो परमाणु है वो रासायनिक रूप से किस चीज से जुड़कर बना हुआ रहता है, सो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो परमाणु किस रूप में किस चीज से जुड़कर बना हुआ रहता है, तो ये बना रहता है ऑप्शन नंबर ए, अणुओं के मिलने से। अणुओं को मिलकर परमाणु बनता है, ठीक है। अणुओं को मिलने से परमाणु बनता है। दो या दो से अधिक अणुओं के मिलने से परमाणु का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो जल के कितना अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। CuSO4 और क्या हो जाएगा 5H2O, H2O, ठीक है। तो कितना अणु हो जाएगा, 5 अणु। कितना अणु हो जाएगा, 5 अणु, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 5 अणु मिलकर। चलिए आगे पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20। परमाणु संख्या कितना होता है 20, ठीक है। तो परमाणु संख्या के लगभग दुगुना होता है। तो लगभग दुगुना कितना हो जाएगा, तो 20 दूना का 40। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी, 40। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा कैल्शियम का, तो 40 होता है। ऐसे इसका पूरा क्या होता है 40। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 40.08 होता है, ठीक है। 40.08, ठीक है। चलिए आगे पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो CO2 ठीक है। CO2 है तो उसको हम लोग को क्या निकालना है, कार्बन का मात्रा निकालना है, कार्बन का कितना प्रतिशत मात्रा है, ठीक है। तो सी हो गया कार्बन और O हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन का इसका कितना होगा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, ये हो जाएगा 12, ठीक है। कार्बन के जो होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6। तो 6 होता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 6 दूना का 12, ठीक है, प्लस। अब इसको भी देखते हैं, ऑक्सीजन 2 है तो 2 लिखेंगे, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना था, ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु संख्या 8, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 16, तो गुना 16 कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 दोनों का 32, ठीक है। तो इसको में हमको क्या निकालना है, कार्बन का प्रतिशत निकालना था। कार्बन कितना है 12, ठीक है, गुना में
100। और कितना से निकालना है, तो 44, दोनों को जोड़ दिया जाए, दो दो चार, तीन एक चार, कितना से 44। ठीक है, तो इसको काटिए और उसको देखिए कितना आता है। तो इसको काटने के बाद लगभग 27.3 आएगा। ठीक है, लगभग 27.3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर कह रहा है कि एक H2 अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता को बताइए। मतलब हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है H2O में बताना है। तो अभी थोड़ा देर पहले CO2 को निकालता है, अब H2O को निकालते हैं। तो H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना होता है परमाणु संख्या एक, तो इसका परमाणु द्रव्यमान भार भी एक ही होता है। तो एक इसका परमाणु हो गया और इसका कितना है, तो दो, तो दो से गुना हो जाएगा। ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो 8 नंबर परमाणु संख्या है, तो परमाणु भार कितना होगा, 8 दूनी का 16। तो कितना हो जाएगा, तो दो के एक से गुना करेंगे तो 2 + 16, तो 16 × 2 = 18। हम लोग का निकालना किसका है, तो हाइड्रोजन का निकालना होता है। हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, 2, गुना में क्या होगा 100, भट्टा में कितना हो जाएगा 18। कितना से निकालना है, पूरा से 18, इसको गाना काटिए तो 2 से 9 दूनी का 18, और 9 से अगर इस 100 में भागा देंगे, ठीक है, 9 से अगर 100 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.11, 11.11। ठीक है, क्या हो जाएगा 11.11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, ऐसा प्रश्न क्या करा कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, पदार्थ का वह छोटा सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वतंत्र अस्तित्व कह रहा है तो क्या हो जाएगा अणु, क्या हो जाएगा अणु। अगर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं कहता तो हो जाता परमाणु। ठीक है, तो स्वतंत्र अस्तित्व कह रहा है इसलिए इसका आंसर अणु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अणु शब्द से परिचय रिक्त स्थान द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। मैंने किसके द्वारा अणु शब्द का परिचय कराया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा कराया गया था, तो ये कराया गया था ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम ओस्टवाल्ड वाल्ड। ठीक है, विल्हेम ओस्टवाल्ड। ठीक है, इसके द्वारा कराया गया था, तो विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा किया गया था 1896 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। क्या पूछ रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या रहा है, ए केंद्रक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोसोम, डी लाइसोसोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी को पता है कि 21 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम इसका आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। ठीक है, पूछ रहा किसान के 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो कहाँ होती है, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, गोल्जिका में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव में। इसका में होगा कोशिका द्रव में। ठीक है, किसमें हो जाएगा, तो कोशिका द्रव में इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद रखें, कभी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मार दिएगा, इसका आंसर क्या होगा, कोशिका द्रव ही होगा। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 23 नंबर प्रश्न क्या करा, 23 नंबर कह रहा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है, 50S से 40S, 50S से 30S, 60S से 40S, या 0S से 30S। क्या होती है इसका आंसर, तो ये प्रोकैरियोटिक कर रही है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कर रहा है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 70S होता है। ठीक है, क्या होता है, 70S होता है, कुल 70S होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50 और 30, 5 3 8 80 एस होता है, लेकिन बनने में कुछ खपा जाता है इसलिए उसको मैं क्या जाता है 70S। ठीक है, 70S प्रकार के प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30.5 किलो मोल। ठीक है, 30.5 किलो मोल होता है। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। कौन सा कोशिकांग है जो विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। तो कौन सा होगा, अंतःपराग जालिका, बी हो गया राइबोसोम, सी हो गया गोल्जिका, या डी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अंतःपराग जालिका। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अंतःपराग अंतर्द्रव्यीय जालिका, जिसे अंतःपराग जालिका भी कहा जाता है, अंतर्द्रव्यीय जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कहते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। चलिए आगे क्या चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है। निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है। तो किसमें चपटी कोशिका होती है, प्लाज्मा कोशिकाएं में, प्लाज्मा कोशिका में, या घनाकार उपकला में, या सल्की उपकला में, या मास्ट कोशिका में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सल्की में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सल्की में होता है। ठीक है, सल्की उपकला में चपटी कोशिका पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 27 नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाना के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाना के रूप में जाना जाता है। तो प्रोटीन का कारखाना किसको कहा जाता है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, तो ये बनता है राइबोसोम में। कहाँ बनता है, तो ये बनता है राइबोसोम में। प्रोटीन का कारखाना किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा 28 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये जानना। तो किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात सही है कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बी नंबर क्या कह रहा है कि श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल की निर्माण होता है। तो हाँ, श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल निर्माण होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो ये भी बात सही है कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। ठीक है, अरे ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विखंडन होता है। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन में सही हो जाएगा। जो गलत पूछ रहा था तो ये होता है इसमें। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता के लिए एसिटिक अम्ल विघटन नहीं होता। एसिटिक अम्ल की जगह क्या होता है, एसिटिक अम्ल की जगह पायरुवेट का विखंडन होता है। किसका होता है, एसिटिक अम्ल की जगह पर पायरुवेट का विखंडन होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। एसीआर मतलब क्या कर रहा है कि एसीआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा यकृत में क्या किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो औषधियों और विषयों का निराविषीकरण, हाँ यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। औषधियों और विषयों का मतलब औषधि मतलब जो दवा खाते हैं वो, और विषो मतलब जहर जो होता है वो, दोनों का तोड़ कहाँ होता है, तो लीवर के पास होता है। ठीक है, एसीआर जो लीवर में होता है वो, उसको एसीआर जो है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलता है। तो अगला प्रश्न और आज के लिए लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये भी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताइए। और आज जो सेट था वो 6 नंबर का था, 5 सेट पीछे डाला जा चुका है। उसे जाइए देखिए और अपना प्रतिक्रिया दीजिए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे किसी को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।